जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा। केमिस्ट्री का आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग परमाणु की संरचना देखेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का दोनों का ऑब्जेक्टिव सॉल्व वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप अगर नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट से वहाँ से आप देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि ये 2 दिन पहले ही अप्रैल महीना समाप्त हुआ और अप्रैल महीना का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है सबका एक वीडियो बना दिए हैं। जितने भी अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है सबका वीडियो बना दिए हैं। तो आप ये वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट दिवस है, क्योंकि इसमें कई बार जैसे पृथ्वी दिवस है, विरासत दिवस, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। और स्टैटिक जीके का हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें से सीरीज 9 पार्ट 9 तक के अपलोड कर दिए हैं। वैसा प्रश्न जहां से बच्चे छोड़ के आते हैं, बट स्टैटिक जीके का हम लोग वो सब कंप्लीट कर रहे हैं, वैसा पार्ट कवर कर रहे हैं। वो भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ हम लोग कवर कर रहे हैं। निमोनिक्स के साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमको प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग दरोगा का ये ड्रीम डोज जो सुजीत सर के द्वारा ये 11 मॉडल सेट और 2 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से मॉडल सेट में से सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आप ज़रूर देखें और देखने के साथ साथ आपको हम बता दें कि ये बिहार ये वाला तो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। इसको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ इसको हम लोग कवर किए हैं, जिसमें से आप यहाँ तक कि BPSC तक के भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका इस यहाँ से सब कवर हो जाएगा। ये वीडियो मात्र 40 से 41 मिनट का वीडियो है। ठीक है। इसमें हम निमोनिक्स ट्रिक्स के साथ इसको हम कवर किए हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 परमाणु की संरचना। शुरू करने से पहले बता दें कि इसमें टोटल 150 प्रश्न है। कितने हैं इसमें? टोटल 150 प्रश्न है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक के जरूर बने रहिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परमाणु का मौलिक कण है? तो परमाणु का मौलिक कण है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? तो पहला हमारा है, तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। बिल्कुल, ये अभी हम थोड़ी देर ऊपर ही यहाँ पे देखें तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है जिसके परमाणु में 2 ही मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है कि हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है जिसके परमाणु में 2 ही मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु के विकास किस मौलिक कण की खोज हुई है? तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। ठीक है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। पहले नंबर पे पहले किसका खोज हुआ था? इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद न्यूट्रॉन का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा हुआ? तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ई गोल्डस्टीन का खोज किया था प्रोटॉन, जो ई गोल्डस्टीन है इसका ये खोज किया था प्रोटॉन का, और रदरफोर्ड खोज किया था ये नाभिक का, न्यूक्लियस का खोज किया था। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। ई गोल्डस्टीन जो खोज किया था ये प्रोटॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड जो खोज किया था ये नाभिक का खोज किया था। यहाँ से ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है?
तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, ये तो सही है। दूसरे का, विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, जी हाँ ये भी सही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित है, जी हाँ ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻19 ग्राम नहीं होता है, ये है गलत। ये होता है 9.11, लिख देते हैं 9.11, ठीक है, इंटू 10⁻−28 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया, तो ये R.A. मिल्कन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? R.A. मिल्कन के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻−19 सेल्सियस। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कैथोड किरणें के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे छोटे ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं, ये तो होती हैं। उसके बाद कैथोड किरणें में आवेश और द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होते हैं, ये भी सही है। तो दो सही हो गया। अच्छा, कैथोड किरणें सीधी रेखाओं पे चलती है, ये भी सही है। उसके बाद वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होती हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे सुधार कर लीजिए कि कैथोड किरणें के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है की जगह पे यहाँ कर लीजिए सत्य नहीं है, यहाँ पे होगा सत्य नहीं है। तो ये सब सत्य है और ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, एक बार और बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा कि कैथोड किरणें के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? तो ये डी नंबर हो जाएगा, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होती हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एनोड तथा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखिए, निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है? तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया? तो ये दिया जे टॉमसन ने दिया। कौन दिया? जे टॉमसन ने दिया। आगे देखें, परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो ये नील्स बोर तथा रदरफोर्ड तीनों ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधा निकल गया। बिल्कुल। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते थे, ये भी है। बहुत ही कम अल्फा कण धातु के पन्नी से टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आती थी। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये रदरफोर्ड ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकाले अल्फा कणों का सोने पर परत पर प्रहार कराया? तो ये रदरफोर्ड ने कराया था। इसका आंसर ए होगा। आगे देखें, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो ये हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, ये रदरफोर्ड ने किया था। आगे है, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था?
तो ये अल्फा कण से किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन से कण आवेशहीन अथवा उदासीन कण है, तो ये न्यूट्रॉन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें प्रोटॉन पर आवेश के बराबर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये छूटा हुआ है, इसको एक सेकेंड, यहाँ पर होगा प्रोटॉन पर आवेश का परिणाम पर, ठीक है, यहाँ पे होगा प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण पर आवेश के बराबर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ए नंबर आंसर। आगे देखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डैश के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये प्रोटॉन के बराबर होता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था, ये सही है। प्रोटॉन का खोज ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे, सिर्फ ये रदरफोर्ड जो किया था ये न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है, नाभिक का। तो प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक किया था और पॉजिट्रॉन का एंडरसन किया था। ये सब सही है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जी हाँ ये सही है। उसके बाद परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ये भी सही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और बी एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद परमाणु के सभी मूल कण परमाणु के समान की संख्या में उपस्थित रहते हैं, जी नहीं, तो यही हो जाएगा इसका क्वेश्चन। अगला देखेंगे पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। ये आपको हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये एंडरसन है। कौन है, एंडरसन, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। उसके बाद पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन धन आवेशित कण है, तो प्रोटॉन है। कौन है, प्रोटॉन, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें कक्षा जिसको सेल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल। कक्षा सेल के ऊर्जा स्तर तो ये नाभिक से दूर जाने पर ये बढ़ता है। क्या होता है, नाभिक से दूर जाने पर ये बढ़ता है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, तो इसमें से कौन सा से इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहर कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो ये के की होती है कम, किसकी, के की। आगे देखेंगे आगे है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से प्राप्त किया जाता है, 2n², इसका आंसर बी होगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाता उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा था, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है उसे नील्स बोर ने उसे सेल कहा, ये भी सही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा घनात्मक होती है और ये इसे नील्स बोर
कि परमाणु मूल ने बताया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। सदा घनात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? सदा घनात्मक। इसको एक और फिर से समझेंगे। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो सदा घनात्मक होता है। क्या होता है? सदा घनात्मक होता है। और ये बात कौन बताया? तो ये निल्स बोर ने बताया था। ठीक है, आगे देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? तो पहला है, तृतीय कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होगी। बिल्कुल होगी, ये सही है। उसके बाद, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये भी सही। तो इसका आंसर सी होगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे 35 नंबर। अगला है कक्षाओं, जिसको सेल कहते हैं। कक्षाओं की ऊर्जा का सही क्रम क्या है? कि ये के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा। जैसे देखिए, ये शुरुआत जो होता है ये के से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ होगा। ठीक है, तो ये शुरू जो होता है ये सबसे पहले के से होता है। किससे? के से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 होगी? तो देखिए, ये होगा एन। अब देखिए होगा कैसे से देखते हैं। ये क्या होगा? एन। अब ऊपर जो हम लोग फार्मूला निकाले थे कि निकाले नहीं थे, बताए थे कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है? तो क्या था? 2n2। ठीक है, क्या है? 2n स्क्वायर। तो इसका देखिए n का मान यहाँ पे होगा 16। तो 16 दूना 32। तो सबसे ज़्यादा होगा n में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, k है, l है, m है और n है। जैसे जैसे इसका ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका n होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है निम्न में से कौन है? तो वो मेसॉन है। कौन है? मेसॉन। अगला है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो युकावा। कौन है? युकावा। मेसॉन का खोज युकावा है। अगला प्रश्न है, अगला, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। ये है। उसके बाद, रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। तो ये दोनों है। तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परमाणु द्रव्यमान के समान होता है? तो ये पॉजिट्रॉन होता है। कौन? पॉजिट्रॉन। आगे देखेंगे, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या का संबंध किससे है? तो ये तत्व से है। किससे? तत्व से। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या ये योग है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। अगला है, किसी तत्व में परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, तब उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो A-Z होगी। क्या होगी? A-Z। इसका आंसर B होगा। आगे है, परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? तो किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद, तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये भी सही है। उसके बाद, तत्व की
तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, न कि किसी आयन में। ये भी सही है, तो कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, जो कि नहीं होती। अगला प्रश्न है, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तत्व की परमाणु संख्या कितना होगा? देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? 23। तो द्रव्यमान संख्या तत्व में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर कितना होगा? 23। ठीक है, जिसमें से बोला है न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, ठीक है, तो इसको घटा देंगे, तो परमाणु संख्या नहीं निकल जाएगा। जब इसको घटा देंगे तो कितना होगा? 11। तो इसका आंसर 11 होगा। तो 11 ए नंबर आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। ठीक है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की भी संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी? तो ये भी 8 होगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 8। ठीक है, आगे देखेंगे तत्व 92 यूरेनियम, यहाँ पे 35 नहीं 235 होगा। ठीक है, यहाँ पे 235 होगा, यहाँ पे 35 नहीं 235 होगा। ठीक है, 235 होगा ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए, जो ऊपर वाला 235 है, ये हमको क्या बताता है? ये द्रव्यमान बताता है। क्या बताता है? द्रव्यमान बताता है। ऊपर वाला ये जो है, ये हमको द्रव्यमान बताता है, और नीचे वाला ये परमाणु बताता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसमें पूछा है प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए, प्रोटॉन की संख्या हम लोग पहले आप ये चैप्टर अगर पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा प्रोटॉन बराबर क्या होता है? परमाणु। ठीक है, प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु। तो जब इसमें ये नीचे कितना है? परमाणु संख्या। प्रोटॉन पूछा है तो प्रोटॉन और परमाणु दोनों बराबर होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 92। ठीक है, वही द्रव्यमान पूछेगा तो 235 हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, समझे। और इसी में अगर कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, देखिए एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने से ये फ़ायदा है, ताकि आने वाला जो प्रश्न होगा हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये 92 है, ये परमाणु संख्या, ऊपर 235 है, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरा का बात क्या है? प्रोटॉन बराबर, प्रोटॉन और परमाणु दोनों बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन और परमाणु क्या होता है? दोनों बराबर होता है। उसके बाद ये हो गया। तो यहाँ इसमें अगर यदि पूछे परमाणु संख्या क्या है और या परमाणु संख्या पूछे तो 92, द्रव्यमान संख्या क्या है? तो 235। इसी में पूछे कि से न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन पूछेगा तो ऊपर वाला में से 235 में से 92 घटा देंगे तो 143 आएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रॉन। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो ये होगा Z। क्या होगा? Z, क्योंकि आपको बताए थे कि इसे इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन के, प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु के, परमाणु के जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कई बार मतलब बनाने में आसान होता है। ठीक है, जेड को परमाणु संख्या से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु का। ये तीनों एक दूसरा के बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या पूछे तो ये भी जेड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूछे जेड होगा, प्रोटॉन पूछे जेड होगा, परमाणु पूछे जेड होगा। ये ध्यान में रखेंगे।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु परमाणु द्रव्यमान भी प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा का है परमाणु द्रव्यमान आंशिक रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल होती है, ये दोनों सही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की भी संख्या 8 है, तो उस परमाणु पर आवेश क्या होगा, तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आगे अगला प्रश्न है 13 एल्युमिनियम 27 में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 13 एवं 13 होगी, 30 होगी। तो इसका आंसर बी होगा। आगे देखेंगे रेडियन 88 रेडियन 226 में नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या आपको हम बताए थे ऊपर निकालने का, क्या बताए थे से ये 226 में 88 घटा दीजिए, ठीक है, कितना घटा दीजिए, 88 घटा दीजिए। तो जब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 138 आएगा, 138 आएगा, ठीक है, 138। अब ये पूछ क्या रहा है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया 138, अब प्रोटॉन क्या होगा तो 88। आपको हम बताए थे ना, प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या क्या है, ये है, और ये सॉरी परमाणु संख्या क्या है, ये नीचे वाला 88 और ऊपर वाला क्या है द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे है 90 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो ये होगा 19, क्योंकि आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, ठीक है। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तभी जाके ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है। ये सब क्वेश्चन क्या है, आसान। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है परमाणु और परमाणु बराबर होता है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या। अगर हमसे इलेक्ट्रॉन भी पूछे या प्रोटॉन पूछे या परमाणु पूछे, ये होगा 90, ठीक है। और इसी में अगर न्यूट्रॉन पूछ दे तो क्या होगा, ये 40 में से 90 घटा देंगे। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान मतलब समझते हैं, जिसको ऊपर वाला कहते हैं, तो ये ऊपर है, और उसकी परमाणु संख्या यानी कि ये नीचे है। उस तत्व का परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, क्या करेंगे, 23 में से 11 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 23 में से 11 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 12। आया समझ में, क्योंकि ऊपर आपको बताए हैं तो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो अब देखिए 9 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या। तो 9 क्या है इलेक्ट्रॉन, 9 क्या है प्रोटॉन, ठीक है, समझे। और ये न्यूट्रॉन कितना है 10, क्या है न्यूट्रॉन कितना है 10 है, समझे। तो अब देखिए न्यूट्रॉन जब हमारा 10 है, न्यूट्रॉन कितना है 10। आपको हम न्यूट्रॉन कैसे बताए थे निकालने का, न्यूट्रॉन हम बताए थे जब ऊपर में से, ऊपर क्या होता है परमाणु, और सॉरी ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बोला है, तो जोड़ेंगे तब ना ऊपर घटाएंगे, तो ये 10 + 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 19 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है,
ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होता है ऊपर योग होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 और 2 4, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए एक तत्व के परमाणु में 19 क्या है प्रोटॉन, 20 क्या है न्यूट्रॉन, तो उसके द्रव्यमान संख्या क्या है, तो 20 और 19 39, इसका आंसर ए हो जाएगा 39। आ रहा है समझ में। उसके बाद आगे देखिए अगला है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं बताए थे ना, ऊपर वाला में से नीचे घटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना है हमारा, ऊपर है 238, कितना है 238 में ये 92, देखिए यहाँ पे ना मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे 92 होगा, क्या होगा 92, ये 2 नहीं होगा, ठीक है 92 होगा। 238 में से 92 घटा देंगे तो ये 146 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये 60 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको हटाइए, अगला देखते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या का 2 गुना होता है, जी नहीं, ये नहीं होता है। परमाणु द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान संख्या का 2 गुना नहीं होता, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, क्या होता है लगभग बराबर, इसीलिए इसका 2 आंसर होगा। आगे देखेंगे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 mu है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते थे, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो घटा देंगे, बताए थे ना द्रव्यमान में से नीचे वाला परमाणु, अब परमाणु होता है प्रोटॉन के बराबर, तो घटा देंगे तो इसका न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो ये न्यूट्रॉनों में होता है, न्यूट्रिनों में होता है, इसका आंसर डी होगा। न्यूट्रॉनों का खोजकर्ता कौन है, तो ये पाउली है, कौन पाउली। अगला है किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, एक तत्व के सभी परमाणु के, ये सब पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन तो पहला ऑप्शन है एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। उसके बाद एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होता है। और अगला है एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है। अगला है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है, तो ये इसका अप्रोक्स आंसर मतलब जो एक्यूरेट आंसर ये बी होगा कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होता है, और ये डाल्टन द्वारा बताया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होता है कि कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखेंगे किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, क्या कहते हैं द्रव्यमान क्षति। उसके बाद क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये होगा विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, सही नहीं है, ये तो सही है। उसके बाद किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये भी सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है, तो देखिए ये क्वेश्चन ही गलती, यहाँ पे सही नहीं है, नहीं ये सही है और ये सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, तो वो प्रोटॉन कहलाता है। आगे किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये परमाणु क्रमांक है, क्या है परमाणु क्रमांक। उसके बाद
तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो परमाणु क्रमांक द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु क्रमांक द्वारा। अगला है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। अगला है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है तो ये परमाणु संख्या पर करता है। किस पे? परमाणु संख्या पे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है परमाणु संख्या। ठीक है, ये आपको हम ऊपर ही बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो ये निर्भर करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। इसका आंसर सी होगा। आगे देखेंगे, दो परमाणु की समस्थानिक कहा जाता है तो ये कहा जाता है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, समस्थानिकों परमाणु में किसकी संख्या समान नहीं होती है तो ये न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। आगे देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है तो ये होता है न्यूट्रॉन के कारण। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं तो ये होते हैं द्रव्यमान संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें, समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसे प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं, ये भी सही है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये नहीं होता है तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1 और 2। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है हमारा, समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा का समभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये भी सही। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, विभिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो वो समभारिक कहलाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन समभारिक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ना सी और डी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, इतना ये में उदाहरण, ये किसका उदाहरण है ऊपर? तो ये समस्थानिक का है। किसका उदाहरण है? ये समस्थानिक का है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो ये पोलेनियम का पाए जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद पोलेनियम में कितने समस्थानिक होते हैं? तो पोलेनियम में ये समस्थानिक होते हैं, ये 27 होते हैं। आप 1 से 2 बार देखिए, ये सब आपको याद हो जाएगा। 27। आगे देखेंगे, समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार वाले तत्व है तो उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। आगे देखें, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो सम में समान न्यूट्रॉन हो तो सम न्यूट्रिक कहते हैं। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक वे हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान है। आपको ऊपर ही बताया था न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा समस्थानिक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न इसमें से कह रहा है कि कौन सम न्यूट्रॉनिक है? तो ये सभी है, इनमें सभी है। क्या है? सभी है। आगे देखेंगे, आइसोटोन होते हैं तो आइसोटोन होते हैं ये समान संख्या के न्यूट्रॉन में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, समस्थानिक के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, ये सही है। क्या है? ये सही है।
कौन गलत है? तो अगला है समस्थानिक के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जी नहीं, ये समान होते हैं। कौन गलत है? तो यही गलत है। आगे देखेंगे वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो सकता है वो क्या कहलाते हैं? वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 50p31 तथा इसको प्रोटॉन इसको सिलिकॉन कहते हैं। ये किसके उदाहरण है? तो ये सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण। किसके उदाहरण है? सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है समभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ये सही है। उसके बाद समभारिक तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान होता है। ये भी सही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे कोबाल्ट समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। तो ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें चट्टानों की आय ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम का किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। और यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है पृथ्वी का अंकन करने में। और जीवाशय का हो जाएगा कार्बन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखें जीवाशयों का उम्र जानने हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको अभी बताया है कार्बन का। ठीक है, बताया ना कार्बन का। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। हो जाएगा C40 जिसको बोलते हैं। ठीक है, C40। आगे देखेंगे रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ये है कोबाल्ट 60। आगे कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये करता है गामा किरणें को। अगला रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन 24 का। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे घेगा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ट्यूमर का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये आर्सेनिक 74 का। आगे देखेंगे वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक ही आपको बताए हुए। जिसमें पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो सम न्यूट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो F-। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित में कौन सा एवं सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये है डी नंबर। आगे देखेंगे एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। न्यूट्रॉन की यहाँ पे और छूट गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो ये पॉजिट्रॉन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? पॉजिट्रॉन नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे क्वांटम संख्या जो नाभिक इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है तो वो मुख्य क्वांटम संख्या n होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप किस क्वांटम संख्या में होती है? तो ये दिगांशिक क्वांटम संख्या में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्देशित करता है तो वो चुंबकीय क्वांटम संख्या करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे
जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? तो ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या m। आगे देखेंगे रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से। किससे है? अभिविन्यास से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा तथा आकार बताती है, ये सही है। दिग्यांशी क्वांटम संख्या उपकक्षाओं के रूप में बताती है, ये भी सही। चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षाओं की दिशा बताती है, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला है परमाणु के एम सेल में कौन से सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते हैं? तो देखिए ये परमाणु के सेल में के में एस होगा, एल में एसपी होगा, एम में एसपी एल होगा। तो कौन नहीं होगा? तो एफ नहीं होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? तो ये गोलाकार होती है। उसके बाद निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है के सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है, सबसे कम बिल्कुल होती, सही है। उसके बाद एफ सब सेल की ऊर्जा महत्तम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ये भी सही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही। देखिए अब बोला निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये एस में 2 होता है, ये सही है। पी में 8, जी नहीं, ये 6 होगा। और डी में 10, ये भी सही है। एफ में 14, ये भी सही। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला पी उपसेल में आगे है पी उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? तो ये 3 हो जाएगी। आगे दिग्यांशी क्वांटम संख्या निर्धारित होती है, तो ये कक्षाओं का कोणीय संवेग यानी कि डी हो जाएगा। आगे देखेंगे एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये पाउली से संबंधित है। किससे? पाउली से। आगे देखेंगे पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से निम्न में से कौन निष्कर्ष प्राप्त होता है? तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, ये सही है। ये अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद किसी कक्षा में सबसेलों की संख्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है, ये भी सही है। उसके बाद एक ऑर्बिटल से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। आगे इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है। क्या चीज़ का? हुंड का नियम। आगे देखिए निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत में सुधार दिया? तो ये सोमरफील्ड ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है तो सब सेल का अभिविन्यास से। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे सब सेल में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत नियमों के अनुसार होता है? तो ये ऑफ वाउ सिद्धांत के अनुसार होता है। ऑफ वाउ के सिद्धांत पे। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए किसे क्या विचार करना है? किस अफवाह का सिद्धांत अनुकूल है? कौन है इसमें से अफवाह के सिद्धांत कौन है? तो पहला है कि जिस सब सेल
के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद जब दो सबसेल के लिए n+1 का मान एक ही रहता है तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। जी हाँ, ये दोनों जो है अफवाह के सिद्धांत का है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। अगला है, एक परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है अफवाह के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम के द्वारा, पाउली के उपवर्जन नियम द्वारा, तो यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बस अब थोड़ी देर और, अब ये इसका ख़त्म ही होने वाला है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, PD परमाणु संख्या 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये हो जाएगा Kr4d10, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये हो जाएगा Na+ का हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखें, के परमाणु संख्या 90 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये Ar4s1 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, तो 2,8 है। आगे, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन की आयन की है, तो एक सेकेंड, क्लोरीन की आयन की है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ये इसको 8 कर लीजिए। ठीक है, ये होगा 288 होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 288 होगा। आगे देखेंगे, 13 एल्यूमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, तो 283 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें, परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2882 होगा, इसका आंसर बी होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है, तो ये इनमें से नहीं होता है, तो इनमें से सभी कोई नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, नाभिक का साइज होता है, ये 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखें, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो ये 10 होता है। आगे, एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये 3 होती है। आगे देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये Cu+ का। ठीक है, आगे देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन सब प्रथम किस में जाएगा, तो इस सब सेल में जाएगा। आगे देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 का निरूपण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो Ne3s1 में होता है, इसका आंसर ए हो गया। उसके बाद Cl क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये 8 होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है, तो ये सिलिकॉन का होता है। आगे, M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2840 है तथा परमाणु भार 56 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये 30 होगी। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, कौन सा इसमें से सही है। तो पहला है, सोडियम एल्युमिनियम फास्फोरस तथा क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद, सोडियम एल्युमिनियम फास्फोरस तथा क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जी नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। आगे देखें, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ये
2 है। देखिए आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए भरी ये आपको ये भारी लग रहा होगा, लेकिन आप इस अगर पूरा सेशन इसका कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से पूछा जाएगा तो बस इसी सब से पूछा जाएगा, ठीक है। ये सेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और वैसे दोस्तों को तो शेयर जरूर करें जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स तो ले लिए बट क्लास नहीं ले पाए हैं, तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।